Hello friends, I am Kritika here once again and this is my YouTube channel Easy Corner of Economics. First of all, thank you so much who is subscribe my channel and like my videos. So now start, and today's topic is elasticity, types of elasticity, price elasticity of demand and types of price elasticity of demand. So let's start. First of all, what is elasticity? लोच क्या है? So elasticity is a measure of a variable to a change in another variable. It means कि जो elasticity होती है, जो लोच होती है, वो दो वेरिएबल्स के बीच में मेज़र की जाती है कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में या उसके रिएक्शन में दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होता है. It means elasticity is the responsiveness between dependent variable and independent variable. मतलब कि दो वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है ये चेक किया जाता है लोच से, इलास्टिसिटी से, कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, ये मेज़र करते हैं हम इलास्टिसिटी में. सपोज प्राइस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिमांड ऑफ ए गुड्स डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो अगर प्राइस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंज होता है तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना चेंज होता है, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज होती है तो डिमांड कितना डिक्रीज होती है, ये मेज़र करते हैं हम इलास्टिसिटी से. यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया, दो वेरिएबल्स लिए हैं प्राइस और डिमांड. तो आप दूसरे भी वेरिएबल्स लेके एग्जांपल कोड करके समझ सकते हैं, प्राइस एंड सप्लाई एंड डिमांड, या फिर डिमांड ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है फॉरेन में या डोमेस्टिक मार्केट में वो कितनी है. ये सारे वेरिएबल्स एग्जांपल करके रिलेट करके आप जो इलास्टिसिटी है उसको समझ सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं. सपोज प्राइस ऑफ ए गुड्स 10 रुपये पर यूनिट, और उस जो प्रोडक्ट है, जो गुड है, उसकी प्राइस चेंज होके 5 रुपये पर यूनिट हो गई है. तो अब हमें ये देखना है कि जो रिएक्शन है डिमांड का वो कितना है, कि वो उसी रेशो में चेंज हो रही है जिस रेशो में प्राइस चेंज हो रहा है, या उससे कम रेशो में चेंज हो रही है, या उससे ज़्यादा रेशो में चेंज हो रही है. ये डिपेंड करेगा आपका कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है. वो लग्जरी प्रोडक्ट है, नेसेसरी प्रोडक्ट है, या फिर आपका इन्फीरियर गुड है, वो किस तरह का प्रोडक्ट है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सबकी इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है. ठीक है, यहाँ पे जैसे हम बात करें कि जब एक वस्तु की जो कीमत थी वो 10 रुपये पर यूनिट थी, सपोज 10 रुपये पर यूनिट पे उसकी जो यूनिट थी वो 5 यूनिट डिमांड की जा रही थी. अब कीमत कम होके 5 रुपये पर यूनिट हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जानी चाहिए. तो वो डिमांड कितनी बढ़ेगी, यानी कि 5 से 10 यूनिट हो जाएगी, या फिर 12 यूनिट हो जाएगी, या फिर उससे कम हो जाएगी. ये डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है. यहाँ पे हम देख सकते हैं डिमांड ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंड डिमांड ऑफ मेडिसिन और राइस. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में देख सकते हैं कि कितनी इलास्टिसिटी होती है, और मेडिसिन और राइस में कितनी इलास्टिसिटी होती है, लोच होती है. तो अगर हम फ्रूट्स की बात करें या वेजिटेबल्स की बात करें तो आप देखते हैं कि जब टमाटो और ऑनियन के प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 100 या मोर देन 100 हो जाते हैं, तो कंज्यूमर उसके कंजम्पशन को कम कर देता है. यानी कि वो जब 2 kg या 1 kg कंज्यूम नहीं कर रहा होता है, वो ½ kg या इससे कम ही परचेज कर रहा होता है टमाटो या ऑनियन को, जब उसकी प्राइस बहुत हाई हो जाती है. इट मीन्स कि जो टमाटो और प्राइस है, यानी कि वेजिटेबल्स हैं, उनमें इलास्टिसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है. ऐसे फ्रूट्स में आप देख सकते हैं जब फ्रूट्स 200 रुपये kg हैं या 180 रुपये पर kg हैं तो कंज्यूमर उनके कंजम्पशन को कम कर देता है, दूसरे फ्रूट्स को कंज्यूम करने लग जाता है. इट मीन्स कि इनमें जो इलास्टिसिटी है, लोच है, वो बहुत ज़्यादा है. अभी हम यहाँ पे मेडिसिन और राइस की बात करें तो मेडिसिन की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत कम होती है. जैसे मेडिसिन की हम बात करें, अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है मेडिसिन तो वो एक पेशेंट के लिए तो वो लेनी ही पड़ती है. इसी तरह से राइस में देख सकते हैं आप, अगर राइस को किसी
राइस किसी के खाने का पार्ट है, फूड का पार्ट है, तो अगर राइस की प्राइस बढ़ती है तो उसका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा कम नहीं होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए जो मेडिसिन और राइस में जो इलास्टिसिटी है वो बहुत कम होती है। तो बेसिकली जो इलास्टिसिटी है वो ये मेज़र करती है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है अनुक्रियाशीलता, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कितना कम हो रहा है या बढ़ रहा है। एक के रिएक्शन में दूसरे का, एक के एक्शन में दूसरे का क्या रिएक्शन है, ये हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी में। तो डिफरेंट वेरिएबल्स के थ्रू आप इसको रिलेट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में जो लोच के प्रकार हैं वो 3 होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लोच। सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की आय लोच। थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की आड़ी लोच। तो इनको हम 1 बाय 1 करके अब समझेंगे कि सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच क्या होती है। So price elasticity measures the responsiveness of the quantity demanded of a goods to a change in its price. It is computed as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो ये होती है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिवर्ट में क्वांटिटी कितना चेंज हो रही है, ये मेजर करते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी में। ठीक है, सपोज पी यानी कि प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के वो कम हो रहे हैं और जो क्वांटिटी है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि डिमांड लॉ अप्लाई होगा। तो वो डिमांड कितनी बढ़ेगी या जो क्वांटिटी है वो कितनी डिमांड की जाएगी, ये चेंज डिपेंड करेगा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसकी डिग्री क्या है, यानी कि इक्वल टू 1 है या मोर देन 1 है या लेस देन 1 है। वो डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी की डिग्री क्या है। सपोज प्राइस ऑफ ए गुड्स चेंज बाय 10%। अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी जो प्राइस है वो 10% से चेंज हो रही है, बदल रही है, तो उसकी डिमांड कितना बदलेगी, यानी कि 10% ही बदलेगी या 5% बदलेगी या 15% बदलेगी। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिग्री पे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, मैथमेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो एक इलास्टिसिटी है वो कैसे मेज़र की जाती है। सपोज प्राइस इलास्टिसिटी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, इट इज मेजर एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो हम क्या कर देते हैं, इससे हमारी क्या निकल के आती है, ईपी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। माइनस मतलब जो माइनस का साइन है वो ये शो करता है कि जो रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड की वो इन्वर्स है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का निशान लगाते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी एंड इनटू डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस। तो ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से, जिसमें सारी वैल्यूज रख के हम ईपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ईपी मतलब कीमत लोच कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे प्राइस ऑफ टमाटो एंड डिमांड ऑफ टमाटो पर यूनिट जो परसेंटेज चेंज हो रहा है। सपोज पी यानी कि प्राइस 10 रुपये, यानी कि एक जो टमाटो है उसकी पर यूनिट कितनी प्राइस है 10 रुपये और उस पर कितनी डिमांड की जा रही है 5 रुपये, मतलब 5 यूनिट डिमांड की जा रही है जब टमाटो की प्राइस 10 रुपये पर यूनिट थी। अब प्राइस चेंज होके 10 से, मतलब प्राइस चेंज होती है, कितनी चेंज होती है 20% से चेंज होती है। तो डिमांड आपकी कितनी चेंज होती है, 5 थी तो कितनी चेंज होती है 25% से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि टमाटो के लिए इलास्टिसिटी कितनी है। जैसे कि आपका P यानी कि 10 प्राइस, Q यानी कि डिमांड कितनी हो रही थी 5 इंटू और जो चेंज हुआ है डेल्टा Q यानी कि जो चेंज हुआ है क्वांटिटी में वो कितना हुआ है 25
25%, यहाँ पे हम 25% या 25 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो प्राइस है आपकी जो चेंज हुई है वो कितनी हुई है 20, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो ईपी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 2.5। इट मीन्स द इलास्टिसिटी ऑफ टमाटो इज मोर देन 1। जो टमाटो की इलास्टिसिटी है वो कितनी है 21 से ज़्यादा। इट मीन्स कि जब प्राइस बढ़ती है तो उसके कंजम्पशन को कम कर दिया जाता है, जो कंज्यूमर होता है वो उसके टमाटो के कंजम्पशन को कम कर देते हैं अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो। होप यू अंडरस्टैंड एंड आपने सीखा होगा कि जो इलास्टिसिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, इसको हम आगे भी देख सकते हैं, जैसे कि जब हमारी जो वैल्यू थी यानी कि P = 10, Q = 5, चेंज इन प्राइस, P मतलब प्राइस 20 एंड चेंज इन QN 25, तो इन वैल्यूज़ पे हम EP यानी कि कीमत लोच फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हमारी ये वैल्यूज़ यानी कि P, Q और डेल्टा P कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है, बट डेल्टा Q आपका चेंज हो जाता है 25 से वो 10 और 5 हो जाता है, तो हम इस पे लास्ट फॉर्मूले में कैलकुलेट रख के, लास्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रख के ईपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये जो कीमत लोच है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि 10 आपकी जो डेल्टा क्यू है यानी चेंज इन क्वांटिटी 10 है तो उस पर कितनी इलास्टिसिटी आई है, या 5 पे कितनी इलास्टिसिटी आई, यानी कि इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है। क्योंकि जब हमारी जो चेंज इन क्वांटिटी थी 25 था तो हमारी जो इलास्टिसिटी आई थी मोर देन 1 आई थी। तो इन पॉइंट्स पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो नाउ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी या डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो कितनी डिग्रीज होती हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 टाइप्स होते हैं, 5 डिग्रीज होती हैं। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या ग्रेटर देन यूनिटरी डिमांड, थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड फोर्थ है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिटरी डिमांड, फिफ्थ है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये 5 डिग्री हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हेन ए स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट causes a major change in its demand, it is said to be perfectly elastic demand. It means a small rise in price results in fall demand to zero, while a small fall in price causes increase in demand to infinite. इट मीन्स कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है या पूर्णतः लोचदार मांग है वो उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े से भी बढ़े हैं तो उसके कारण क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसकी जो डिमांड है वो बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर प्राइस स्मॉल लेवल पे इंक्रीज हो रही है, राइज हो रही है, तो इसका रिजल्ट होगा कि जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो ज़ीरो हो सकती है। वहीं अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस छोटे लेवल पे माइनर रेशियो में फेल होती है, गिरती है, डिक्रीज होती है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है इन्फिनाइट लेवल पे, यानी कि अनंत स्तर तक वो बढ़ सकती है। तो बेसिकली जो इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, मतलब अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो वो ज़ीरो भी हो सकती है और इन्फिनाइट लेवल पे भी बढ़ सकती है, अनंत भी हो सकती है। इसको हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये PD डिमांड कर्व है, हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं, क्षैतिज। ये OX के पैरेलल होता है। यहाँ पे OP है आपकी प्राइस, OQ O से X आपकी डिमांड है। तो P जो कीमत है वो OP ही रहेगी। यहाँ पे डिमांड जो डिमांड है वो यहाँ भी हो सकती है, इस पॉइंट्स पे भी हो सकती है और इस पॉइंट पे भी हो सकती है, बट आपकी जो प्राइस है वो OP ही रहेगी। अगर प्राइस आपकी इंक्रीज होके माइनर से इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड ज़ीरो भी हो सकती है, और अगर आपकी जो प्राइस है वो माइनर से डिक्रीज होती है तो आपकी जो डिमांड है वो इन्फिनाइट लेवल पे बढ़ सकती है। बट ये सिचुएशन, ये कंडीशन आपकी रियल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या फिर बहुत ही रियर केस में ये एग्जिस्ट करती है। एंड नाउ हाईली रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। Highly elastic demand refer to the demand when the proportionate change
proceed in demand is greater than the proportionate change in price of a product. The numerical value of relatively elastic demand range between 1 to infinite. जो आपकी इकाई से अधिक लोचदार मांग होती है उसमें क्या होता है कि आपकी कीमत में जो चेंज होगा वो कम होगा और आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा चेंज होगा। यानी कि जब आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर वो थोड़ा भी चेंज हो रही है तो उसके रिवर्स में या उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में या क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज होगा। और इसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू वो 1 से इन्फिनाइट या 1 से अनंत तक हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, डी आपका डिमांड कर्व है और यहाँ पे लोच कितनी है, मोर देन 1। ओ वाई पे आपका प्राइस है, ओ एक्स पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड है। तो जब आपकी प्राइस OP1 थी तो आपकी डिमांड कितनी हो रही थी क्वांटिटी की, OQ1। देन अगर आपकी प्राइस कम होकर OP1 से OP2 हो जाती है तो आपकी डिमांड इंक्रीज होके OQ1 से OQ2 हो जाती है। इट मीन्स कि जो प्राइस में चेंज आया है वो बहुत कम है और जो आपका डिमांड में चेंज आया वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देन आप इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिक्रीज बाय 5% एंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 20%। अगर एक प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 5% से कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है 20% से। तो यहाँ पे लोच क्या आ जाएगी, जो कीमत लोच है वो 4% आ जाएगी। क्यों आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P, यानी कि 20 डिवाइड बाय 5 यानी 5 चौक 20। तो आपकी जो इलास्टिसिटी है वो 4 है। होप आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टार्ट नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। When the proportionate change in demand precedes the same change in the price of the product, the demand is referred as unitary elastic demand. The numerical value of unitary elastic demand is equal to 1. जो आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, इकाई के बराबर लोच होती है, उसमें क्या होता है कि जितना चेंज एक प्रोडक्ट की, एक वस्तु की कीमत में होता है उतना ही चेंज उसकी डिमांड में भी होता है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू 1 होती है, 1 होती है। जैसे कि आप इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ये आपका डी डिमांड कर्व है और इस डिमांड कर्व पे जितने भी पॉइंट्स पे आप लोच निकालोगे, इलास्टिसिटी निकालोगे, वो इक्वल टू 1 ही आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं OP1 कीमत पर OQ1 डिमांड की जा रही है कमोडिटी, और जब कीमत कम होकर OP1 से OP2 हो जाती है तो डिमांड बढ़ के OQ1 से OQ2 हो जाती है। इट मीन्स कि जितना चेंज आपका प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज आपका क्वांटिटी में भी आ रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग कि ये डी जो डिमांड कर्व है इस पे इसके सभी पॉइंट्स पे जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 होगी, जिसे रेक्टेंगल हाइपरबोला कहते हैं इस डिमांड कर्व को। जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 5% से इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी 5% से ही डिक्रीज होगी। इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या इकाई के बराबर लोचदार। होप यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड लेस देन यूनिटरी, यानी कि इकाई से कम बेलोचदार मांग। इनइलास्टिक डिमांड इज 1 when then percentage change proceed in relatively inelastic demand less than unitary elastic demand. Inelastic demand is 1 when the percentage change proceed in demand is less than the percentage change in the price of a product. Then the demand would be called relatively inelastic. The numerical value of relatively inelastic demand range between 0 to 1. यानी कि जो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, यानी कि इकाई से कम बेलोचदार जो होती है, बेलोचदार मांग जो होती है,
उसमें क्या होता है, आपकी जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज होते हैं और आपकी जो डिमांड है उसमें कम चेंज होते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है, 0 to 1। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में जैसे कि डी ये आपका डिमांड कर्व है, आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा एक्स की तरफ ओ एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। इट मीन्स कि जो इसकी इलास्टिसिटी है वो कम है। ओ पी वन इसकी प्राइस है जिस पे जो डिमांड की जा रही है, OQ1 है। देन अगर प्राइस कम होके OP1 से OP2 हो जाती है तो आपकी डिमांड बढ़ के OQ1 से OQ2 हो जाती है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइस में चेंज आया है वो कितना चेंज आया है और डिमांड में कितना चेंज आया है। डिमांड में कम चेंज आया है और प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है। जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है जिसकी जो कीमत है वो 30% से इंक्रीज़ हुई है, 30% से बढ़ी है, और उसकी जो डिमांड है वो 10% से डिक्रीज़ हुई है, कम हुई है। तो अगर हम इसकी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करें उसी फॉर्मूले में रख के तो कितना आ जाएगा, 0.33। इट मीन्स इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, लेस देन 1। एंड नाउ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड यानी कि पूर्णतः बेलोचदार मांग। A perfectly inelastic demand is one when there is no change proceed in the demand of a product with change in its price. The numerical value for perfectly inelastic demand is 0. It means कि perfectly inelastic demand पूर्णतः बेलोचदार मांग में उसकी प्राइस में ही चेंज होते हैं, उस प्रोडक्ट की प्राइस में ही चेंज होते हैं, डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है। इसे आप डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। डी आपका डिमांड कर्व है जो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल इसको बोलते हैं, जो ओ वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ओ क्यू आपकी क्वांटिटी है जो डिमांड की जा रही है। देन जो आपकी प्राइस है वो P1 है, OP2 है, OP3 है, यानी कि प्राइस डिक्रीज हो रही है बट डिमांड आपकी वो ही है। तो डिमांड में कोई चेंज नहीं है। ये हमने आज ये देखा कि जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और उसको 1 by 1 हमने स्टडी किया। एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक्स हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।